वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे स्प्रिंग 2018 की अटेम्प्ट से। और इस क्वेश्चन का टाइटल है चार्मिंग लिमिटेड। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उमर शेख, एसीए, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज मैनेजर फाइनेंस एट चार्मिंग लिमिटेड एंड रिपोर्ट्स टू आबिद, एफसीए, हु इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ सीएल. Abid is also a close relative of the major shareholder of CL. CL is negotiating an important financing arrangement with Union Standard Bank in order to expand its business to foreign markets. तो अब यहाँ पर पहली बात तो ये समझनी है कि उमर शेख जिसकी बात हो रही है वो मैनेजर फाइनेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। उसके जो बॉस हैं वो सीएफओ के तौर पे काम कर रहे हैं। उनका नाम आबिद है और आबिद क्लोज रिलेटिव है मेजर शेयर होल्डर ऑफ सीएल के। तो CL is negotiating an important financing arrangement with USB, Union Standard Bank, in order to expand its business in foreign markets. The rate quoted by USB is comparatively higher than existing rates being paid by CL. तो जो लोन जिस रेट पर मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। During a meeting with the executive vice president of USB, जो बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, where Umar Sheikh was also present, Abid revealed that his son has applied for a house financing in USB last month but has not received any response from USB so far. तो ये तो एक जो है पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात आ गई कि आपको पर्सनल इंटरेस्ट आपने ऑफिशियल मीटिंग में डिस्कस कर लिया। ये प्रोफेशनल बिहेवियर के अगेंस्ट है। तो आबिद रिक्वेस्टेड ईवीपी टू कंसीडर हिज एप्लीकेशन. EVP agreed to look into the matter. On conclusion of the meeting, Abid asked Umar Sheikh to prepare a note for the board of directors proposing the acceptance of the rate offered by USB. तो इसका मतलब एक तो जाहिर बात है कि यहाँ पर हायर मार्कअप रेट को एक्सेप्ट करना, जबकि वो क्लियरली हायर है, एक उसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी है अपने सन की से रिलेटेड जो है फाइनेंसिंग का, तो ये इंटेग्रिटी की भी अगेंस्ट बात हो रही है. ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ आबिद मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आईकैप्स कोड ऑफ एथिक्स. बेसिकली यहाँ पे प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी तीनों फैक्ट हो रहे हैं. आल्सो स्टेट द पोटेंशियल थ्रेट दैट उमर शेख में फेस इन द अबव सर्कमस्टांसेस. प्रिसाइजली डायरेक्ट यहाँ पर जो बात हो रही है, उमर शेख का कोई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नहीं है. जो मेन थ्रेट है वो इंटिमिडेशन थ्रेट है अपने बॉस की तरफ से. और उसके बाद ये है कि एंड हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड. तो बेसिकली टिपिकल क्वेश्चन की तरह इसमें तीन बातें कि जो बॉस है वो ब्रीच में कैसे है, सेकंड ये कि पोटेंशियल थ्रेट्स क्या हैं एक पर्सन को रिलेटेड टू फंडामेंटल प्रिंसिपल, और थर्ड ये कि उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए. तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहली बात तो ये कि हम ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बाय आबिद हु इज सीएफओ उनको डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली इस सिचुएशन में सीएफओ जो है वो तीन प्रिंसिपल्स की ब्रीच में है. सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा एक्शन अवॉइड करें जिससे प्रोफेशन डिस्क्रेडिट होता हो, और फिर जो है पर्सनल इंटरेस्ट को ऑफिशियल मीटिंग के अंदर डिस्कस करना जो है वो प्रोफेशनल बिहेवियर के अगेंस्ट है. तो ये पहला इशू है. दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ये है कि जो यहाँ पर आपको बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस दूसरों को अवॉइड करना होता है. तो यहाँ पर उसने अपनी कंप्रोमाइज़ कर लिया प्रोफेशनल एंड बिजनेस जजमेंट, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है कि ईवीपी से जो है वो अपने बेटे के हाउस फाइनेंसिंग के लिए लोन लेना है. तीसरी चीज़ जो है वो इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल है कि रिक्वायरमेंट ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए. तो आप कंपनी के लिए एक लोन ले रहे हैं और हायर रेट को जो है एक्सेप्ट करने पर तैयार हो गए हैं, जबकि ये तो सही काम नहीं है. एज एन एम्प्लाई, चाहे सीएफओ के तौर पर हो और अदरवाइज, यू हैव टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यूर एम्प्लायर. अगर आपका एम्प्लायर लॉ की और किसी और रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा तो उसके अंदर रहते हुए आपने अपने एम्प्लॉयर के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है. तो उससे हट के काम कर रहे हैं तो उसके इंटरेस्ट के रादर अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि उसको एक्सपेंस ज़्यादा पे करना पड़ेगा. तो ये एक इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट थ्रेट आ जाता है. अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो मिस्टर उमर को क्या इंटिमिडेशन थ्रेट फेस करना पड़ रहा है. तो उमर को अपने सुपीरियर से इंटिमिडेशन थ्रेट फेस करना पड़ रहा है. लाइक कि अगर वो ऑब्जेक्शन करता है इस मार्कअप रेट पे जो बैंक से लिया जा रहा है, जहाँ पर उसको ये आइडिया भी हो रहा है, तो और ख़ास तौर पे जो सीएफओ मिस्टर आबिद हैं वो रिलेटिव हैं प्रिंसिपल शेयर होल्डर के, तो मज़ीद एक सिचुएशन जो है उसके लिए कम्प्लिकेट हो जाती है. तो इंटिमिडेशन थ्रेट क्लियरली जो है वो मिस्टर उमर इस सिचुएशन में फेस कर रहे हैं. अब उनके लिए अवेलेबल सेफ गार्ड या जो रेलिवेंट एक्शन हैं वो क्या हैं. अगर तो थ्रेट सिग्निफिकेंट है फिर तो अपने सुपीरियर्स के साथ
कंसल्ट करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और कोशिश करें कि ये थ्रेट जो है वो एलिमिनेट या रिड्यूस हो जाए टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। और अगर ऐसा होता नज़र नहीं आता तो फिर इस फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के साथ एसोसिएट रहने से इनकार कर देना चाहिए। फिर जो फर्दर पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर करें तो ऑडिट कमेटी या चीफ एग्जीक्यूटिव इनके साथ डिस्कस करने के बारे में सोचें। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर देखें आपकी एंटिटी की क्या हैं, एथिक्स और विसल ब्लोइंग से रिलेटेड उनको इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए फॉलो करें। फिर भी काम नहीं होता तो फिर एक्सटर्नल वे को देखेंगे आप कैसे कंसल्ट करेंगे प्रोफेशनल बॉडी के साथ या इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ या लीगल काउंसिल जो है आपकी उससे ओपिनियन ले लें या थर्ड पार्टीज जैसे एससीसीपी वगैरह या इन अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको करेंगे। लेकिन इस सब में आप कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखेंगे और एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर कोई मैटर जो है वो रिजॉल्व होता नज़र नहीं आता तो फिर आप सिचुएशन में रिज़ाइन भी कर सकते हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टॉपिक में पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2018 की अटेम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है कीवी लिमिटेड। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। बाकिर एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर एट कीवी लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी एंड रिपोर्ट्स टू शाहिद एफसीए फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज द सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। Before the date of authorization for issuance of KL financial statement for the year ended 30th June 2018, यानी जो आपकी डेट ऑफ ऑथराइजेशन है उस दिन तक चीज़ें फाइनलाइज हो रही होती हैं। जहूर अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ बाकिर एंड शाहिद यानी दोनों का वो दोस्त है इन्फॉर्म बाकिर दैट शाहिद हैज़ रेकमेंडेड हिम टू परचेज KL यानी कीवी लिमिटेड जिस कंपनी में काम करते हैं उसके शेयर एज हायर EPS इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर। जहूर आल्सो साउट बाकिर एडवाइस ऑन दिस मैटर। तो अब इसमें देखें दो इश्यूज हैं। एक तो बाकिर से जो पूछा गया है तो बाकिर के लिए बड़ी एक कह लें कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि एक तो उससे गलत काम के लिए कहा जा रहा है, एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है। दूसरा ये कि उसकी नॉलेज में ये आया है कि उससे भी सुपीरियर लेवल पर जो उसके बॉस हैं और हु इज़ आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने नॉन कंप्लायंस की है कोड ऑफ एथिक्स की, ये डिस्क्लोजर करके कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच की है और ये प्रोफेशनल बिहेवियर के भी अगेंस्ट है। इससे ऑब्वियसली जो है प्रोफेशन की जो रिप्यूट है उसके ऊपर सवाल उठता है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ शाहिद मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स, आल्सो स्टेट द पोटेंशियल थ्रेट्स दैट बाकिर में फेस इन द अबव सर्कमस्टांसेस एंड हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड। तो बेसिकली हमें अपने आंसर में ये 3 पॉइंट्स कवर करने हैं, ब्रीच, पोटेंशियल थ्रेट्स एंड रिस्पॉन्ड। पोटेंशियल थ्रेट और रिस्पॉन्ड जो है वो हम बाकिर के एंगल से देख रहे होंगे और ब्रीच हमने शाहिद के एंगल से देखेंगे जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रीच बाय CFO मिस्टर शाहिद की, तो ही ब्रीच्ड टू प्रिंसिपल्स। पहला तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर है कि आपने रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करना होता है और कोई भी ऐसा एक्शन जो कि प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे उसे अवॉइड करना होता है। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि लॉ की जो है खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि एक वैसे तो ये जनरली भी देखें प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करता है कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो अपनी एंटिटी की आउटसाइडर्स के साथ, और खासतौर पे वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। फिर लॉ भी इसमें देखें तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग की डोमेन में आती है बात, और जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन जिन लोगों के पास है सीनियर पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली इनसाइडर कंसीडर होंगे और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइस सेंसिटिव है EPS से रिलेटेड, तो ये जो है इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रीट होगी। और ये सिक्योरिटीज एक्ट में भी बना है, इसके अलावा भी बहुत सी गाइडलाइंस हैं इस पर जिसमें ये जो है एक ऑफेंस बनता है बाकायदा। सो अकॉर्डिंग टू जहूर अगर हम देखें तो शाहिद ने ये इन्फॉर्मेशन इनसाइड इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी है जो कि रेगुलेशन की नॉन कंप्लाइंस है और इससे प्रोफेशन डिस्क्रेडिट भी होता है, तो ये प्रिंसिपल एक डेफिनेटली ब्रीच हो रहा है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है कि इवन लॉ एंड रेगुलेशन इस सिलसिले में ना भी हों तो जो एम्प्लॉयर से रिलेटेड आपके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी एम्प्लॉयर के साथ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप के थ्रू आई है, उसे ना आप अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं ना आप थर्ड पार्टीज के एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अपने दोस्त के एडवांटेज के लिए यूज़ करना भी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच है। तो ये क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त के लिए शेयर किया तो ये प्रिंसिपल वो ब्रीच कर रहे हैं। अब मिस्टर बाकिर की तरफ आते हैं। तो जो थ्रेट मिस्टर बाकिर फेस कर रहे हैं उसमें एक तो इंटिमिडेशन थ्रेट है कि अगर वो ये मैटर अब रेज करते हैं और ऑब्जेक्शन रेज करते हैं इस पर तो अपने जो बॉस की तरफ से हुई CFO उन्हें जो है वो कुछ रेजिस्टेंस और प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करने पड़ सकते हैं। तो एक तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट वो फेस कर रहे हैं। दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है
क्योंकि उनका खुद की भी फ्रेंडशिप है मिस्टर जहूर के साथ जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो अगर वो उन्हें डिस्क्लोज करने से इनकार करते हैं या कंफर्म करते हैं या डिनाई करने से इनकार करते हैं, दोनों सूरतों से, तो फिर वो ये होगा कि उनका जो अपना फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप है वो एट स्टेक होगी। तो इस इशू में इन्हें रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये बड़ा क्लियर है कि कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच अगर शाहिद ने कर दी है तो बाकिर को तो नहीं करनी चाहिए। तो ही शुड रिफ्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम डिस्क्लोजिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू हिज फ्रेंड। तो वो उसको कन्वर्सेशन को जो है अवॉइड करें, फर्दर ना कंफर्म करें ना डिनाई करें, और जो है उसके बाद उसको इशू को जो है रेज करें शाहिद के साथ कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। और अगर कोई रेमिडियल एक्शन बनता है जो नॉन कंप्लायंस को, अब एक नॉन कंप्लायंस हो गई है, तो उसको डिस्क्लोज किया जाए, उसमें जो रेलिवेंट इम्पैक्ट्स हैं उनको कंसीडर किया जाए। फॉर एग्जांपल कंपनी के रेलिवेंट बोर्ड्स को बताया जाए, उसके जो कंसिक्वेंसेज हैं वो शायद को फेस करने चाहिए। साथ ही ज़हूर को जो है बाकायदा इन्फॉर्म करना चाहिए कि एक नॉन कंप्लायंस हो रही है, एंड ही शुड नॉट बाय एनी शेयर एंड ही शुड नॉट डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन फर्दर। फिर ही शुड कंसीडर इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, ऑडिट कमेटीज़, चीफ एग्जेक्टिव, और इवन जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वगैरह है, तो वहाँ पर भी, और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अथॉरिटीज़ के बारे में भी देखना चाहिए, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह के इशूज़ को जो है प्रॉपर प्लेस पर रेज करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर इसमें फिर कॉन्फिडेंशियलिटी की गाइडेंस को जहन में रखते हुए ही करना पड़ेगा। फर्दर इस सिचुएशन को डील करने के लिए जो लीगल एडवाइस है वो अपने लीगल एडवाइजर से भी बाकिर हासिल कर सकते हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे, स्प्रिंग 2019 के अटेम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है सर्कल लिमिटेड, और ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओवरऑल जनरली सिचुएशंस जो एथिक्स के अंदर हम डील करते हैं तो उससे रिलेटेड जो रूटीन सिनेरियोज हैं उनको कवर करता है। तो क्वेश्चन का डाटा देखते हैं। आमिर अली, एसोसिएट चार्ट अकाउंटेंट, इज सीएफओ एट सर्कल लिमिटेड एंड रिपोर्ट्स टू जुनेद एफसीए हु इज द सीईओ। तो द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट सीएफओ, और जो आगे है वो भी चार्ट अकाउंटेंट है एंड ही इज वर्किंग एज सीईओ। दोनों चार्ट अकाउंटेंट इन बिजनेस कहलाएंगे। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ सीएल एंड्स ऑन 30th अप्रैल एंड इट्स प्रॉफिट फॉर द 9 months एंडेड 31st जनवरी 2019 वाज बिलो टारगेट। तो ईयर एंड जो है वो 30th अप्रैल को होता है, 31st जनवरी तक का प्रॉफिट 9 मंथ का है, वो टारगेट से पीछे है। इन अ मैनेजमेंट मीटिंग हेल्ड इन फेब 2019, जुनैद हैज़ प्रपोज द फॉलोइंग मेजर्स टू इम्प्रूव द रिजल्ट। तो जारी बात है टारगेट से लो है, तो एक मीटिंग हुई कि कैसे इंप्रूव किया जाए, और उसके लिए उन्होंने 2 सजेशंस दी हैं। नंबर 1, एनुअल मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विच इज़ ड्यू इन मार्च 2019, ईयर एंड से पहले, should be deferred to May 2019. Production manager has warned that the deferral may affect the safety of the plant. However, Junaid is of the view that the maintenance was delayed 2 years ago as well, and nothing adverse happened at that time. Now, this is a very रिस्की डिसीजन कि आप सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ करके जो है एक एक्सपेंडिचर को डिले कर दें। यहाँ पे जो रीज़न नज़र आ रही है एक्सपेंडिचर को डिले करने की, क्योंकि ये इस तरीके का मेंटेनेंस का जो काम है वो इस नेचर का है कि इसको एक्सपेंस चार्ज किया जाएगा, तो मज़ीद जो प्रॉफिट है वो लो हो जाएगा। तो प्रॉफिट को हाई एंड पर रखने के लिए निस्बतन वो मेंटेनेंस का एक्सपेंस जो है वो डेफर करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सेफ्टी के इशूज़ हैं। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली बिजनेस के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, और मे बी ह्यूमन लाइफ को भी इसमें कंप्रोमाइज़ किया जा रहा हो। तो ये डेफिनेटली एक इशू है जिसे देखना चाहिए। इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इंटेग्रिटी जो है वो ख़ास तौर पे इफेक्ट हो रही है। सेकेंड इशू देखते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू रिवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ सीएल्स बिल्डिंग शुड बी डेफर टू द नेक्स्ट ईयर एज द रिजल्टिंग इंक्रीज इन वैल्यूएशन इज सब्सटेंशियल एंड वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर. Amir had initiated the revaluation during the year since the fair value of the building had increased materially. Junaid is of the view that buildings were revalued last year and there is no need of such frequent revaluation. तो ये बात तो जो है वो काफ़ी गलत है। रिवैल्यूशन अपनी चॉइस पर नहीं होनी होती, और ना उसमें कोई ऐसा फिक्स टाइम होता है कि लास्ट ईयर हुई है तो करंट ईयर में नहीं हो सकती। बेसिक क्राइटेरिया आई 16 का यही है कि अगर वैल्यू मटीरियली चेंज हुई है तो रिवैल्यूशन कर लें, और वैल्यू मटीरियली चेंज नहीं हुई तो बेशक ना करें। तो यहाँ पर क्लियर है कि वैल्यू जो है वो मटीरियली इंक्रीज हुई है। तो जब वैल्यू में मटेरियल चेंज आया है तो रिवैल्यूशन रिकॉर्ड होनी चाहिए, और रिवैल्यूशन रिकॉर्ड होगी तो उसकी वजह से हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड हो रही होगी, जिसको जुनेद एज सीईओ अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये दोनों इश्यूज जो हैं वो जो है इम्पैक्ट हमें बता रहे हैं। सेकंड में क्लियरली प्रोफेशनल बिहेवियर के अगेंस्ट है, और अगर ये उन्हें ने जो है जहाँ कह लें कि अपनी फुल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर का है,
कि रिवेलेशन जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये तो फिर प्रोफेशनल कंपिटेंस का इशू भी है। खैर, ड्यू टू द डोमिनेंट नेचर ऑफ जुनेद, none of the participants opposed his views. The summary to implement the above actions has been received by आमिर। तो अब सीएफओ को ये समरी मिली है कि जिसको इम्प्लीमेंट करना है, किसी ने उनको अपोज नहीं किया। तो यहाँ पे क्लियरली एक इंटिमिडेशन थ्रेट है कि जो बॉस है उसकी नेचर ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो डोमिनेंट नेचर है। Amir has recently applied for an interest-free car loan from CL, which is expected to be approved in few days। तो CFO का लोन जो है वो किसने अप्रूव करना है? चीफ एग्जीक्यूटिव ने अप्रूव करना है। तो अब यहाँ पर आमिर का एक सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया कि चीफ एग्जीक्यूटिव को ज़रा खुश रखेंगे तो अपना लोन अप्रूव करवाना ज़रा आसान होगा। और अगर इस तरह के ये जो इश्यूज़ में प्रॉब्लम है इनको रेज करते हैं तो फिर जाहिर बात है कि हो सकता है कि उनके लोन के अप्रूवल के अंदर भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करने पड़े। तो इंटिमिडेशन थ्रेट के साथ साथ यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी इंडिकेट हो रहा है। रिक्वायरमेंट ये है कि ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ जुनेद में बी इन ब्रीच of the fundamental principles of code of ethics for chartered accountants. Also state the potential threats that Amir may face in the above circumstances and how he should respond. तो ये तीन जो रूटीन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती हैं वही इसमें भी हैं और इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आंसर में हम ब्रीच बाय चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर जुनेद को डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिनकी वो ब्रीच कर रहे हैं वो बेसिकली तीन हैं। एक तो प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का ये मतलब होता है कि आपने लॉ एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे। तो जब आप ये सजेस्ट करते हैं कि रिवेलेशन रिपोर्ट जो है वो I-16 के मुताबिक अकाउंट फॉर ना की जाए, हालांकि जो अमाउंट्स हैं वो मटीरियली डिफरेंट हो चुकी हैं, तो ये जो है आपका प्रोफेशनल बिहेवियर के भी अगेंस्ट है। और अगर आपकी इस सिलसिले में नॉलेज अपडेटेड नहीं है फिर तो ये ऑब्वियसली प्रोफेशनल कंपिटेंस का भी इशू इसमें हम एक ऐड कर सकते हैं जो यहाँ पर हमने रिटर्न में नहीं लिया। अच्छा, दूसरा इशू जो है वो इंटेग्रिटी का है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए अपने तमाम प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप में। ये डिसीजन के मेंटेनेंस को डेफर कर दिया जाए प्रोडक्शन मैनेजर की सेफ्टी की वार्निंग के बावजूद, जस्ट टू शो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ बेटर लाइट देन दे एक्चुअली आर। जब बिजनेस प्रॉब्लम में है तो है, न्यूट्रल रहकर शो करें। तो ये इंटेग्रिटी के भी अगेंस्ट है। और क्लियरली ऑब्जेक्टिविटी भी जो है वो यहाँ पर अफेक्ट हो रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये होता है कि चार्ट अकाउंट शुड नॉट कम्प्रोमाइज हिज प्रोफेशनल बिजनेस जजमेंट। किसी बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या दूसरों के अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से आपने अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पर क्लियरली देखें कि जो कंपनी के प्रॉफिट फॉल कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए वो अनएथिकल और अनलॉफुल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की तरफ जो है इंक्लिनेशन बड़ी क्लियर नज़र आ रही है मिस्टर जुनेद की। तो ये उनकी ऑब्जेक्टिविटी इन सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ हो रही है। अब बात करते हैं हम मिस्टर आमिर की, कि वो पोटेंशियल थ्रेट्स क्या फेस कर रहे हैं। जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया, एक तो उनका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है क्योंकि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो ये हो सकता है कि अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना किया तो उनका लोन रिफ्यूज़ हो जाएगा। दूसरा उनका जो है वो इंटिमिडेशन थ्रेट है, क्योंकि वो रिफ्यूज़ल टू ओबे इंस्ट्रक्शंस की वजह से उनकी जॉब भी रिस्क हो सकती है, क्योंकि बड़ा क्लियरली ये क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पर्सनैलिटी जो है वो डोमिनेंट नेचर की है एंड दैट अफेक्ट्स। अब ये जो मैटर्स हैं ये सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि सीएफओ को जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से मिल रही है, चीफ एग्जीक्यूटिव से मिल रही है। तो यहाँ पर ये हम नहीं देखेंगे कि सिग्निफिकेंट है या नहीं, यहाँ पे क्लियर है कि ये सिग्निफिकेंट थ्रेट हैं। तो इनको डील कैसे किया जाए? एक तो दो बातें तो बड़े सिंपल लेवल पर है कि इसको एक्सेप्टेबल लेवल पर रिड्यूस करने के लिए एक तो मैटर को डिस्कस करें चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ और उनको परसुएट करें कि कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करें। दूसरा ये कि ये जो प्रपोजल की इम्प्लीमेंटेशन है इससे रिफ्यूज़ कर दें, क्योंकि ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन लेट्स से कि अगर तो सीईओ इन बातों पे मान जाते हैं तो देखें बहुत अच्छी बात है और मामला सारा रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस पर नहीं मानते तो फिर आमिर को खुद को डिसएसोसिएट कर लेना चाहिए इस प्रपोजल से, इस ट्रांजेक्शन, इस इंफॉर्मेशन से। और फिर उन्हें कंसीडर करना चाहिए कि क्या सुपीरियर्स जो मजीद हैं जैसे ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके साथ कंसल्ट किया जाए, या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स देखें एंटिटी की कि वो क्या हैं, एथिक्स और विसल ब्लोइंग से रिलेटेड उनको फॉलो करें। कंसल्टेशन के बारे में सोचें प्रोफेशनल बॉडी, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर या लीगल एडवाइज़र के साथ, या फिर जो थर्ड पार्टीज़ और जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं सीसीपी वगैरह
उनको इन्फॉर्म करने के बारे में सोचें। लेकिन जब आप आउटसाइडर्स के साथ खासतौर पे कंसल्ट या इन्फॉर्म कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखेंगे। और इन द एक्सट्रीम केस इफ थिंग्स डोंट गेट द गो इन द राइट वे, तो ही शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन एज CFO, क्योंकि डिसएसोसिएट रहना इन्फॉर्मेशन से, उसके साथ आपने एसोसिएट नहीं रहना व्हाटसोएवर। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS 37 और एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर एक कंबाइंड क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम का स्प्रिंग 2020 के अटैम्प्ट से, जिसका टाइटल है हॉट कॉफ़ी लिमिटेड। इसको डिस्कस और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि आतिफ अनवर, एसोसिएट चार्ट अकाउंटेंट, इज फाइनेंस मैनेजर एट हॉट कॉफ़ी लिमिटेड SCL एंड रिपोर्ट्स टू जमाल अहमद हु इज आल्सो चार्ट अकाउंटेंट फेलो मेंबर हु इज द CFO। तो फाइनेंस मैनेजर एंड CFO। On returning from leaves, Atif noted that draft financial statement for the year ended 31st December 2019 have been prepared. He found that financial statements have not been updated for the revision in decommissioning cost related to a plant as advised by the engineering department at the start of 2019. Atif discussed the matter with Jamal, who advised him to finalize the financial statement without revising the decommissioning cost, as HCL's profit would be decreased if revised cost would be taken into account. तो ये तो क्लियरली अनएथिकल प्रैक्टिस है, और क्योंकि बाइस के बगैर होना चाहिए और जस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करके प्रॉफिट्स को जो है ज़्यादा शो करना, ये इंटेग्रिटी के भी अगेंस्ट है और प्रोफेशनल बिहेवियर के भी। Decommissioning cost related to plant has increased from initial estimate of rupees 50 million to rupees 88 million, यानी 38 मिलियन का इजाफा है और स्टार्ट ऑफ 2019 पर है। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 12%, तो प्रेजेंट वैल्यू लेंगे इसकी। दिस प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 ईयर्स एंड इट वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017। अच्छा, 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट ऑफ 2019 तक आते हैं तो ये 1.5 ईयर्स बनता है। तो रिमेनिंग लाइफ 4.5 ईयर्स है। तो एट अ परचेज प्राइस ऑफ रुपीज 860 मिलियन, ये तो उसकी इनिशियल कॉस्ट हो गई जिसपे वो मैयर हो रहा होगा। SCL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मैयरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये इसकी कैलकुलेशन आसान है कि जितने से हमारी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स बनेंगी उतने से हमारी प्रोविजन की लाइबिलिटी बढ़ेगी और सेम अमाउंट से हम प्लांट का एसेट बढ़ा देंगे। तो एंड फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो ऑब्वियसली क्योंकि एसेट की अमाउंट बढ़ेगी तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? दो रिक्वायरमेंट हैं। पहली रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन से रिलेटेड है और दूसरी एथिक्स से रिलेटेड है। पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं। कंप्यूट द चेंज इन नेट प्रॉफिट, एसेट्स एंड लाइबिलिटी if revised decommissioning cost is included in the financial statement for the year ended 31st December 2019, कि कितने से चेंज हो जाएगा नेट प्रॉफिट, कितने से एसेट चेंज हो जाएंगे, कितने से लाइबिलिटीज चेंज हो जाएंगी, ये हमें रिफ्लेक्ट करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि 38 मिलियन से इंक्रीज हो रहा है, 4.5 ईयर्स का रिमेनिंग टाइम है, उसमें से एक साल ये करंट ईयर का गुजरा है, 12% का रेट है जिससे प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। तो इसकी बेस पर जो है पार्ट ए के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फॉर्मेट बना लेते हैं कि एसेट, लाइबिलिटीज और नेट प्रॉफिट में हमने चेंज कैलकुलेट करना है। पहला हमारा स्टेप होगा इंक्रीज इन प्रोविजन को कंसीडर करना। तो प्रोविजन इंक्रीज होगी 38 से 88 और 50 का जो डिफरेंस है, 12% के इंटरेस्ट रेट पे 4.5 ईयर्स का टाइम है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे जो 22.82 आती है, और इतने से हमारे पास एसेट भी बढ़ जाएगा और प्रोविजन की लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। यानी हम क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग और डेबिट करेंगे एसेट को। तो एसेट में भी इंक्रीज होगा और लाइबिलिटीज में भी इंक्रीज होगा। इस ट्रांजेक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट प्रॉफिट पर कोई नहीं होगा। लेकिन फिर जब आपने एसेट बढ़ाया तो उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी होगी। तो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इस एडिशनल अमाउंट पे रिमेनिंग 4.5 ईयर्स के हिसाब से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, वो बनती है 5.07, और ये नेट प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। फिर जो हमने प्रोविजन की लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है, क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई है, तो हमें जो
टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चेंज का इफेक्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करना है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस एडिशनल अमाउंट पे, बाकी पे ऑलरेडी हुआ होगा। तो इस एडिशनल अमाउंट पे 12% इंटरेस्ट जो 1 साल का बनेगा वो 2.74 बनेगा, और ये अमाउंट प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी ड्यू टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो नेट चेंज अब हम सिंपली टोटल करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि एसेट में नेट चेंज जो है वो 17.75 का इजाफा हो जाएगा, लाइबिलिटीज़ में 25.56 का इजाफा हो जाएगा, तो गेयरिंग रेशो भी बढ़ जाएगी। नेट प्रॉफिट में कमी हो जाएगी 7.81 से, तो नेट प्रॉफिट पर वाकई कमी होगी। तो ये कंप्यूटेशन जो क्वेश्चन के पार्ट ए में रिक्वायर्ड थी वो हमारी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। सो पार्ट ए हो गया, अब पार्ट बी देखते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ जमाल में बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आई कैप कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि जमाल ने जो है ये कहा है कि विदाउट रिवाइजिंग द डी कमीशनिंग कॉस्ट, तो ये इंटेग्रिटी के भी अगेंस्ट है कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है वो ऑनेस्टी के साथ प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की, और ये प्रोफेशनल बिहेवियर के भी अगेंस्ट है कि जो है लॉ एंड रेगुलेशंस जो हैं जिस तरह स्टैंडर्ड्स हैं इनको जानबूझ के फॉलो ना करना, तो इनके साथ तो कंप्लायंस लाजमी होनी चाहिए, और ये बेसिकली प्रोफेशन को डिसक्रेडिट करता है इस तरह से आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाना। तो पार्ट बी में हम देख सकते हैं कि जमाल जो है वो दो प्रिंसिपल्स की ब्रीच में है। नंबर वन, प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी, जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होना चाहिए तमाम प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप में। तो ये जो नज़र आ रहा है वो तो यही है कि जो डी कमीशनिंग कॉस्ट को डेफर किया जा रहा है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है विंडो ड्रेसिंग के लिए, उनको बेहतर रिफ्लेक्ट करने के लिए एज एक्चुअली दे आर, उसके लिए किया जा रहा है, मिसलीडिंग है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर भी इफेक्ट हो रहा है क्योंकि रेलिवेंट लॉ रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे। तो जमाल ने प्रिंसिपल जो है ब्रीच किया है, क्योंकि ये जो डिसीजन है कि जी न्यू डी कमीशनिंग कॉस्ट को ना रिकग्नाइज किया जाए, ये आईएफआरएस के अकॉर्डेंस नहीं है। सो ये दो प्रिंसिपल्स हैं जो ब्रीच हो रहे हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 21 को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एथिक्स। पहली स्टेटमेंट है कि एथिकल बिहेवियर इज मोर देन ओबेइंग लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एथिक्स में लॉ एंड और रूल्स एंड रेगुलेशन को तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन उससे एक स्टेप आगे बढ़कर भी जो मॉरल वैल्यूज ऑफ कंडक्ट हैं और करेक्टर की चीज़ें उनको फॉलो करना है। एथिक्स इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग। यस, करेक्ट। तो हम डिफरेंट सिचुएशंस में ये एनालाइज करते हैं कि व्हाट एक्शन वुड बी डूइंग द राइट थिंग, और उसके मुताबिक जो है वो गाइडेंस कोड ऑफ एथिक्स भी हमें प्रोवाइड करता है। द अकाउंटेंसी प्रोफेशन इज कमिटेड टू एक्टिंग एथिकली एंड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। बिल्कुल, अकाउंटेंसी प्रोफेशन की तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग जो है वो मार्क है कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने के लिए ये प्रोफेशन फोकस करता है। तो आंसर हमारा ये है कि इसमें से कौन सी बात ट्रू है, तो तीनों स्टेटमेंट ही ट्रू हैं, तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन टू देखते हैं। आई कैप कोड ऑफ एथिक्स इज एप्लीकेबल टू मेंबर्स अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स, मेंबर्स अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। वैसे जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं वो तो चार्ट अकाउंटेंट इन बिजनेस और चार्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर हम जो कोड ऑफ एथिक्स का प्रेफेस देखें तो वहाँ पे स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि द कोड अप्लाइज टू ऑल मेंबर्स, स्टूडेंट्स, एफिलिएट्स, एम्प्लॉइज ऑफ मेंबर फर्म्स एंड वेयर एप्लीकेबल मेंबर फर्म्स इन ऑल ऑफ देयर प्रोफेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ वेदर रिम्यूनरेटेड और वॉलंटरी। तो जो यानी यहाँ पर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो जिस तरह से ट्रेनी स्टूडेंट्स होते हैं मेंबर फर्म्स के, तो उनकी बात हो रही है, उनके एफिलिएट्स की बात हो रही है, उनके एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, तो उनके ऊपर ये कोड अप्लाई होता है। तो 1, 2 and 3 ऑल, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 3 देखते हैं। Ibrahim is member of ICAP working as a unit accountant. He is a member of bonus scheme under which staff receives a bonus of 10% of their annual salary if profit for the year exceeds the trigger level. ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का स्कीम होती है कि अगर एक सर्टन प्रॉफिट अचीव होता है तो एम्प्लॉइज जो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं, अक्सर होता है जी जिसको कम से कम 1 साल हो गया एंटिटी के साथ, 2 साल हो गए, इस तरह से, तो उनको उनकी सैलरी के हिसाब से बोनस मिलता है। मकसद इसका यही होता है
कि एंटिटी की सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट करें तो अच्छा प्रॉफिट होगा और फिर उनको उसमें से बोनस मिलेगा. Ibrahim has been reviewing working papers prepared to support this year's financial statements. He has found a logic error in a spreadsheet, जैसे Microsoft Excel है, used as a measurement tool for provisions. Correction of this error would lead to an increase in provision. तो एक error है फार्मूला में, जिस तरह हो जाता है समटाइम, तो उस फार्मूला को करेक्ट करेंगे तो प्रोविजंस बढ़ जाएंगी, तो लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी और एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा. एक्सपेंस बढ़ने से क्या होगा, दिस वुड डिक्रीज प्रॉफिट बिलो द ट्रिगर लेवल फॉर द बोनस. और अगर अब ये एरर को करेक्ट करते हैं तो फिर बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो उस लेवल से, जिस लेवल पर बोनस मिलना है, उससे नीचे चला जाएगा. विच थ्रेट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इब्राहिम इज़ फेसिंग. तो बेसिकली इसमें उनका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है कि अगर उन्होंने करेक्शन की तो उनको बोनस नहीं मिलेगा. तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन 4 देखते हैं. सेम सिनेरियो है क्वेश्चन 3 वाला, जैसे हमने डिस्कस किया है, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. यहाँ तक तो पैराग्राफ में सेम पॉइंट है कि विच फंडामेंटल प्रिंसिपल इज मेनली अफेक्टेड इन अबव सिचुएशन. तो अभी हमने देखा था कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है. तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अफेक्ट हो रहा है वो बेसिकली है ऑब्जेक्टिविटी. वाई ऑब्जेक्टिविटी? क्योंकि देखें, ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट नॉट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर. अब जो उनका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है मिस्टर इब्राहिम का, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे उन्हें कॉज कर रहा है कि अगर वो एरर को करेक्ट करते हैं तो उनको बोनस नहीं मिलेगा, अगर वो करेक्ट नहीं करते तो वो जाहिर बात है अपनी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज कर रहे होंगे. सो बी ऑप्शन होगा, ऑब्जेक्टिविटी. क्वेश्चन 5 देखते हैं. Fortune Limited is quoted on the stock exchange with revenue of over rupees 5 billion per annum. During the year ended 30th June 2015, FL has incurred a loss of 26 million. Listed company में loss report होना obviously जो है वो थोड़ा public facing के लिए difficult होता है. The chief executive is of the view that declaration of loss may result in bankers' refusal to renew the credit facility. तो बैंक से जो है लोन रीन्यू नहीं होगा तो एंटिटी के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. Therefore, he wants to incorporate certain adjustments in the books of accounts that will result in a net profit of 100 million. यानी 26 मिलियन के लॉस से 100 मिलियन के प्रॉफिट पर चले जाएंगे. अच्छा जी. However, the CFO, who is a chartered accountant, is of the view that all possible adjustment allowable under the applicable accounting regulation, यानी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और जो 4th 5th शेड्यूल और लॉ है हमारा उसके मुताबिक हैं, हैव ऑलरेडी बीन कंसीडर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड. तो ये जो एडिशनल एडजस्टमेंट्स हैं ये अननेसेसरी हैं, गलत हैं, फिक्टिशियस एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है ऑब्वियसली. आइडेंटिफाई टू कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल कंपिटेंस में ड्यू केयर. तो इसमें से कौन से हमारे जो कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स अप्लाई होंगे? तो CFO का पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो CFO को जब ये कहा गया है तो एक तो उनका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होगा क्योंकि उनकी एम्प्लॉयमेंट है इस बिज़नेस के साथ. दूसरा इंटिमिडेशन थ्रेट होगा क्योंकि उन्हें CEO की तरफ से एक्चुअल या परसीव्ड प्रेशर होगा कि वो जो है इस एडजस्टमेंट्स को करें. तो ये दो हमारे आंसर होंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन 6 देखते हैं. Zia is chartered accountant and works as a financial controller in Unique Engineering Limited. UEL is currently considering the acquisition of Top Storage Limited, and Zia is a member of the team which is currently negotiating the acquisition with the management of TSL. So after becoming aware of the prospective acquisition, Zia purchased 1 million shares of TSL in the name of his wife and son. खुद खरीदें, वाइफ एंड सन के नाम पे खरीदें, किसी और दोस्त या जानने वाले को इन्फॉर्म कर दें, ये सब जो है वो बेसिकली गलत है, लॉ के भी अगेंस्ट है, इनसाइड इंफॉर्मेशन है जिसको वो डिस्क्लोज कर का एडवांटेज ले रहे हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स या हैज़ ब्रीच्ड. तो एक तो जारी बात है जो ये इन्फॉर्मेशन है एक्विजिशन से रिलेटेड और उसकी जो एक्विजिशन के दौरान उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली होंगी ड्यूरिंग नेगोशिएशन, वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है. तो और ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज़ करना, ये कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच हुई है. दूसरा, लॉ एंड रेगुलेशन की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो इस तरह की इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है उसको किसी को डिस्क्लोज नहीं करना होता, ना ही यूज़ करना होता है. तो उसकी खिलाफ वर्जी की है तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर की भी अगेंस्ट है क्योंकि इस तरीके से जो प्रोफेशन है वो डिस्क्रेडिट होता है. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्फिडेंशियलिटी.
एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। क्वेश्चन 7 जो है वो सेम एज क्वेश्चन 6 है, लेकिन इसके अंदर अब जो है हमसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बजाय जो पूछा गया है वो है पोटेंशियल थ्रेट्स। तो बेसिकली जो शेयर एक्वायर किए हैं उन्होंने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की बेस पे, उसमें जो मकसद है वो गेन कमाना है, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो है वो पर्पस है, और ये पोटेंशियल थ्रेट है। यानी तो जो इंटरेस्ट है उनका वो ये है कि वो इन शेयर्स पर गेन अर्न करें, और इसी वजह से जो थ्रेट है वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होगा। क्वेश्चन 8 है, आतिफ इज अ चार्ट अकाउंटेंट एंड हैज़ बीन वर्किंग एज मैनेजर अकाउंट्स इन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एमएनजी लिमिटेड। While preparing the financial statement for the year ended 31st December 2016, CFO of MNZ, who is also a chartered accountant, informed Atif that the directors are considering to have the company listed on Pakistan Stock Exchange. Consequently, CFO wants to show higher profit and has asked Atif to identify areas where books adjustment can be made. Okay, he has also informed that if MNZ is able to list the shares at a price of rupees 35 or more, all managerial staff would be given an additional bonus this year. सो क्वेश्चन ये है कि विच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आईकैप कोड ऑफ एथिक्स हैव बीन ब्रीच्ड बाय सीएफओ। सीएफओ का पर्सपेक्टिव देखें, एक तो इंटेग्रिटी को उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, ये कह करके ऐसी एडजस्टमेंट की जाए जिनसे प्रॉफिट ज़्यादा शो, विंडो ड्रेसिंग की जाए। फिर ऑब्जेक्टिविटी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो कंपनी को लिस्टेड करने के लिए वो अपनी जो पर्सनल जजमेंट है उसको बायसनेस की वजह से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। फिर ये प्रोफेशनल बिहेवियर के भी अगेंस्ट है, ऐसी एडजस्टमेंट्स का कहना जो है वो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने प्रोफेशन को डिसक्रेडिट करने की बात है। तो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 है, सेम सिनेरियो है, और इसमें जो क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है वो ये है कि थ्रेट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होगा। और पहले जो है हमसे जो प्रिंसिपल्स पूछे गए थे वो पूछे गए थे सीएफओ के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर आतिफ के बारे में पूछा जा रहा है, हु इज़ मैनेजर अकाउंट्स, जिसको सीएफओ की तरफ से इन कह लें कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है या कहा जा रहा है। तो इसमें जो बात आई है बोनस की, कि सब मैनेजरियल स्टाफ को बोनस मिलेगा एक सर्टेन प्राइस पे लिस्टिंग अगर जो है वो अचीव हो जाती है, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट कर रहा है कि एडिशनल बोनस मिलेगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 10 है कि इंटेग्रिटी मीन्स, इंटेग्रिटी की जो डेफिनेशन है वो है कि मेंबर्स शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप। तो ये फर्स्ट वाली ही करेक्ट हो गई है। क्वेश्चन 11 देखते हैं, ऑब्जेक्टिविटी मीन्स पहला है कि मेंबर्स शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, ये तो इंटेग्रिटी की डेफिनेशन है। सेकंड है कि मेंबर्स शुड नॉट अलाउ बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स टू ओवरराइड देयर प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। ये एग्जैक्टली जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन किया गया है, ऑप्शन बी। 12 में देखते हैं, तो प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। तो फर्स्ट टू तो हम जैसे देख चुके हैं कि सेम आ रहे हैं क्योंकि ऑप्शन, तो ए और बी जो हैं वो तो ऑब्वियसली इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन है। सी है कि मेंबर्स हैव अ ड्यूटी टू मेंटेन देयर प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट सच अ लेवल दैट अ क्लाइंट और एम्प्लॉयर रिसीव द कंपिटेंट सर्विस बेस्ड ऑन करंट डेवलपमेंट्स इन प्रैक्टिस, लेजिस्लेशन एंड टेक्निक। तो ये ओल्ड डेफिनेशन है, लेकिन न्यू डेफिनेशन के साथ ये कन्फ्लिक्ट में नहीं है, सेम बात ही हो रही है कि अटेन एंड मेंटेन करें अपनी प्रोफेशनल नॉलेज एंड कंपिटेंस को और डिलीजेंस के साथ काम करें। तो ये भी जो ओवरऑल बात हो रही है वो तकरीबन वही बात है, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 13 देखते हैं, तो प्रोफेशनल बिहेवियर की बात हो रही है इसमें कि उसका मतलब क्या है। तो ए बी सी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डी भी है कि मेंबर्स मस्ट कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन एंड शुड अवॉइड एनी एक्शन विद डिसक्रेडिट्स द प्रोफेशन। ये एग्जैक्टली प्रोफेशनल बिहेवियर का यही मतलब है, कोई ऐसा काम नहीं करना। और इसमें देखें पूरे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जस्ट आपके इंडिविजुअल जो है उसकी नहीं आती, परसेप्शन की या उसकी रेप्यूट मेंटेन करने की। आपने पूरे अकाउंटेंसी प्रोफेशन का जो रेप्यूट है उसको मेंटेन करके रखना, उसको डिस्क्रेडिट नहीं होने देना। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिस्पॉन्सेज वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द थ्रेट्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो वैसे तो कोशिश ये की जाती है कि थ्रेट्स को एक्सेप्टेबल लेवल पे जो है रिड्यूस कर लिया जाए। उसमें
अगर नहीं हो पाता तो द मेंबर मस्ट refuse to remain associated with information which may be misleading. The member must report the matter to audit committee or other governance authority within organization, यानी those charged with governance, बाज़ औक़ात board of directors वगैरह, depending upon के जी किस level से threat arise हो रहा है. The members may seek legal advice if it seems necessary to report the matter to legal or regulatory authorities. तो ये तीनों ही हैं. इनफैक्ट कोड ऑफ एथिक्स में इससे ज़्यादा डिटेल गाइडेंस गिवन है. तो ये तीन तो ऑब्वियसली करेक्ट रिस्पॉन्सेज में शामिल हैं. सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन 15 देखते हैं. एक सिनेरियो है कि नवीद इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिसेंटली एम्प्लॉयड बाय केके लिमिटेड एज डिप्टी टू द फाइनेंस डायरेक्टर. हारिस आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. केके लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. On Navee's first day on the job, he met with Haris, who said, "Look, keep it to yourself, but I am having a second interview next week for a new job. The first thing that I need you to do is to review the financial statements before the auditors arrive. I passed exam few years ago." तो एक तो ये देखें कि रिव्यू के लिए कह रहे हैं, आगे एक जॉब पर जाना है. टू दिस एक्सटेंट सीम्स लाइक ओके, बट ही इज़ अबाउट टू लीव द जॉब. तो ये थोड़ा सा एक कह लें कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें केयरफुल होने की ज़रूरत है. I passed exams few years ago and I'm not up to date on all of the little technicalities in IFRS. ये तो प्रोफेशनल कम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के अगेंस्ट बात हो जाती है. आप जो काम कर रहे होते हैं उसके बारे में अप टू डेट रहना, उससे रिलेटेड जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको समझना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. You should know these better than me and you will know more about what the auditors might focus on. Also keep in mind that you and I would be entitled to bonus if the profits are 10% higher than last year. तो यहाँ पर जो है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो है वो अपने लिए भी राइज हो रहा है उनके, और दूसरे को भी उसका लालच दे रहे हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट वांट टू फाइंड एनी इरेगुलरिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज क्लियरली अगेंस्ट द इंटेग्रिटी के मैनिपुलेट करने की बात कर रहे हैं. और इरेगुलरिटी अगर है भी सही तो जब मिल जाए तो आपको तो उसे ठीक करना चाहिए. Do well at this and your chances of promotion are quite high. Once again, focusing on self-interest threat of the second person. So which of the following fundamental principles Haris is failing to comply with? तो हारिस का पर्सपेक्टिव देखें, who is working as the main boss. तो एक तो इंटेग्रिटी अफेक्टेड है क्योंकि बोनस के लिए प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए कहना इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है. फिर रेलिवेंट IFRS का नॉलेज अप टू डेट नहीं है, तो ये प्रोफेशनल कंपिटेंस का प्रिंसिपल ब्रीच हो रहा है. और फिर प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करें तो वो भी, ये सारा बिहेवियर जो है ये प्रोफेशन के लिए ऑब्वियसली डिस्क्रेडिट क्रिएट करेगा. सो ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 16 है कि मेंबर्स शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप. नेम द फंडामेंटल प्रिंसिपल इंडिकेटेड बाय अबव स्टेटमेंट. इंटेग्रिटी की डेफिनेशन है एग्जैक्टली ये. 17 है कि मेंबर्स शुड नॉट अलाउ बायस, conflict of interest or undue influence of others to override their professional or business judgments. तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्लियरली ऑब्जेक्टिविटी है कि आपको अपनी प्रोफेशनल बिजनेस जजमेंट जो है वो फॉलो करनी होती है. किसी चीज़ की वजह से अगर वो अफेक्ट हो रही है तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज़ हो रही है. 18 देखते हैं. Members should behave with courtesy and consideration towards all with whom they come into contact in a professional capacity. ये प्रोफेशनल बिहेवियर की बात हो रही है प्रिसाइजली. तो वैसे प्रोफेशनल बिहेवियर इज़ अबाउट कंप्लाइंग विद लॉ एंड रेगुलेशन एंड डू नथिंग दैट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन. तो ऑब्वियसली कर्टिसी और कंसिडरेशन के साथ जब आप सबके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो प्रोफेशन के लिए बेहतर होगा. इससे अपोजिट एक्ट करना ऑब्वियसली प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करेगा. 19th है कि a threat to fundamental principle occurs when a previous judgment needs to be reevaluated by members responsible for that judgment. तो पहले ही आप उस चीज़ पे जजमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको पहले ही एक बार काम कर चुके हैं, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट आंसर होगा हमारा. 20th है कि थ्रेट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकर्स व्हेन बिकॉज ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप मेंबर्स बिकम टू सिंपैथेटिक टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स. तो टू सिंपैथेटिक या टू कह लें कि जी आप अकोमोडेटिंग होते हैं या टू एक्सेप्टिंग होते हैं टूवर्ड्स समवन, तो वो बेसिकली आपका फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो रहा होता है. क्वेश्चन 21 है कि यू आर वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कामयाब मोटर्स लिमिटेड
a listed company. The draft result of KML for the year are encouraging, यानी अच्छे results हैं, and are likely to increase KML share price upon public announcement. Your best friend is heavily in debt and has recently asked for your assistance. He has helped you on numerous occasions in the past. In the context of ICAP Code of Ethics, you should. तो इस पे तो डिफरेंट ऑप्शन हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी रखें, लेकिन आप KML के शेयर खरीद लें, उन पे गेन अर्न करें और फ्रेंड की हेल्प कर दें, ये भी गलत है. टेल योर फ्रेंड अबाउट KML रिजल्ट एंड लेट हिम डिसाइड वेदर ही शुड बाय KML शेयर और नॉट. इन्फॉर्मेशन को जस्ट डिस्क्लोज कर देना भी कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच तो हो जाएगी. सी है कि कीप कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट KML रिजल्ट बाय ऑल मीन्स. ये रिक्वायरमेंट है हमारी कि नॉट यूज़, ये रिक्वायरमेंट पैराग्राफ 114.1 ई उसका पार्ट है. नॉट यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप फॉर द पर्सनल एडवांटेज ऑफ द अकाउंटेंट यानी खुद, और फॉर द एडवांटेज ऑफ अ थर्ड पार्टी जैसे दोस्त, इवन आफ्टर द रिलेशनशिप हैज एंडेड एंड ही इज स्टिल वर्किंग देयर. तो ये तो रिलेशनशिप एंड होने के बाद भी आप कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच नहीं करेंगे, तो काम करते हुए तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बनती है. तो ऑप्शन सी ठीक होगा. डी है कि कीप कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट KML रिजल्ट बट जस्ट टेल योर फ्रेंड टू बाय द KML शेयर. स्टिल देखें आप उस इंफॉर्मेशन को एडवांटेज ऑफ थर्ड पार्टी फॉर योर फ्रेंड यूज कर रहे होंगे तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच हो जाएगी स्टिल. So option C is the only thing that you should do in these circumstances. So that's all for today. Have a good day.